गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था एंटीजन एंटीबॉडी, जिसमें हम एंटीजन कंप्लीट कर चुके थे। आज की हमारी क्लास है एंटीबॉडी के ऊपर। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या होता है? जो पिछली क्लास में हमने एंटीजन पढ़ा था वो स्टिमुलेट कर सकता है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को। ठीक है, एंटीजन कैन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अगर मैं केमिकली एंटीबॉडीज की बात करूं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और ग्लोबुलिन्स होते हैं। इसी वजह से इसको इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहा जाता है। अब मेनली हम इम्यूनोग्लोबिन्स की अगर बात करें तो ये साइज, शेप, फंक्शंस में अलग अलग होते हैं। ठीक है, और एंटीबॉडीज चाहे वो इन्फेक्शन हो, वैक्सीनेशन हो, चाहे वो ट्रांसफर हुई हो प्रेग्नेंट मदर से, या तो प्लासेंटा के थ्रू या फिर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, तो वो क्या जनरेट कर सकती है? इम्यूनोग्लोबिन्स बॉडी के अंदर जनरेट कर सकती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो जो आपको डायग्राम में ये जो लंबी वाली चेन दिख रही है ये होगी हैवी चेन, और ये जो आपको वाई शेप में एक छोटी सी जो लाइन दिख रही है ये होगी लाइट चेन। ये दोनों एक दूसरे से एक बॉन्ड से जुड़ी हुई होगी जो होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अब जो इधर की साइड आप देखेंगे जो फैब लिखा हुआ है FAB, इसको हम बोलेंगे एंटीजन बाइंडिंग। क्यों? क्योंकि एंटीजन यहीं से आके बाइंड करता है। अब जो FAB है ये कंसिस्ट करेगा सम पार्ट ऑफ द लॉन्ग चेन। ठीक है, और पूरी पार्ट आएगा किसका? शॉर्ट चेन का। मतलब कि कुछ पार्ट होगा हैवी चेन का और कुछ पार्ट होगा लाइट चेन का। अगर मैं बात करूं FC की, मतलब कि फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, तो इसमें पूरा पार्ट किसका आएगा? लॉन्ग चेन का। समझ में आया यहां तक? ये एक तरह से गामा शेप रिसेंबल कर रहा है। ठीक है, ये जो पूरा डायग्राम है वो कौन सा शेप रिसेंबल कर रहा है? गामा शेप रिसेंबल कर रहा है। अब अगर मैं इसकी और टर्मिनोलॉजीज बताना चाहूँ इस पूरे डायग्राम की, तो वो होगी H रिसेंबल कर रहा है हैवी चेन को, L रिसेंबल करेगा लाइट चेन को, CH जो बोल रखा है वो होगा कांस्टेंट हैवी चेन, CL जो है वो होगा कांस्टेंट लाइट चेन, VH होगा वेरिएबल हैवी चेन, VL होगा वेरिएबल लाइट चेन, और SS जो है वो होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिसकी वजह से वो जुड़ी हुई है। अगर मैं बात करूं लाइट चेन की, तो लाइट चेन कंसिस्ट करेगी 110 अमीनो एसिड। ठीक है, ये कंटेंट है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं, क्योंकि ये है वो फिक्स है। ठीक है, और हेवी चेन के अंदर होगा 215 to 220 अमीनो एसिड ये कंसिस्ट करेगी। वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट होगा हेवी चेन के अंदर 50,000 डेल्टॉन। डी जो है यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है किसको? डेल्टॉन को। और जो वेट होगा लाइट चेन का वो जस्ट इसका हाफ होगा, यानी कि 25,000 डेल्टॉन। अब जो हम पिछले वाले डायग्राम में हम बात कर रहे थे, यहाँ पे ये देखिए FAB एंड FC, ये जो फ्रेगमेंट्स थी इसकी हमने बात की थी, तो इसको हम फास्ट एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेगमेंट्स दो यहाँ पे मैंने बताई थी, FAB एंड FC फ्रेगमेंट। थोड़ा बहुत मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। FAB फ्रेगमेंट जो है वो कंटेन करेगी सिंगल एंटीजन बाइंडिंग साइट। मतलब कि जो ऊपर वाई का जो ऊपर वाला जो पार्ट था वो FAB कंटेन करेगा। ठीक है, इसके अंदर लाइट चेन का पार्ट होगा और कुछ पार्ट होगा, फ्यू पार्ट होगा हैवी चेन का। ठीक है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखो, ये FAB यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट तो आ गया लॉन्ग चेन का और कुछ पार्ट आ गया किसका? शॉर्ट चेन का। सेम एज इट इज इस लाइन में देख लीजिए, ये जो छोटा वाला पार्ट है, ठीक है, ये कुछ पार्ट तो हो गया
हेवी चेन का और कुछ पार्ट हो गया लाइट चेन का, और ये मिलके क्या बना रहा है FAB फ्रेगमेंट। अब अगर मैं बात करूं FC फ्रेगमेंट की, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ एंटीबॉडी लैकिंग द एबिलिटी टू बाइंड एंटीजन। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, जो एंटीजन बाइंड होता है ना बच्चे, वो होगा इस साइड से, ठीक है, दोनों साइड में इस साइड से बाइंड होता है। अब जो नीचे वाली साइड है जहां पे FC फ्रेगमेंट है, FC फ्रेगमेंट कहां से लेकर कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक, तो FC फ्रेगमेंट वाली साइट में कोई भी एंटीजन की बाइंडिंग नहीं होती है। इसी वजह से उसमें बोला है इसने कि FC फ्रेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ एंटीबॉडी दैट लैक द एबिलिटी टू बाइंड एंटीजन। अब हर एक जो FC फ्रेगमेंट है वो कंटेन करेगा लॉन्ग चेन को, ठीक। इट इज अ साइट ऑफ कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, मैक्रोफेज फिक्सेशन, स्किन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। मतलब कि ये जो भी फेगोसाइटिक एक्टिविटी, मतलब कि जो मैक्रोफेजेस का काम हो रहा था फिक्सेशन करने का, न्यूट्रलाइजेशन करने का, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा, FC फ्रेगमेंट। वो FAB जो था ये क्या कर रहा था, बाइंडिंग साइट होने के लिए हेल्पफुल रहेगा, ओके। और जो FC फ्रेगमेंट है वो हेल्प करेगा साहब फिक्सेशन में, मैक्रोफेज फिक्सेशन में, और रेगुलेट करेगा किसको, मेटाबॉलिज्म को। यहां तक समझ में आया। अब अगर मैं बात करूं इम्यूनोग्लोबिन की क्लासेस की, तो ह्यूमन सीरम जो होता है वो कंटेन करता है 5 क्लासेस को। वो कंटेन करता है कितनी क्लासेस को, 5 क्लासेस को, जो कि 1959 टू 1964 में डिस्कवर की गई थी। तो इसका मैंने प्रायोरिटी वाइज एक सेट किया है वर्ड, याद रखना। इम्यूनोग्लोबिन का IG कॉमन रहेगा सब में, आप वर्ड याद रखना गामड़ी, ठीक है। इसमें आएगा इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन D एंड इम्यूनोग्लोबिन E। तो ये जो वर्ड मिलके क्या बना, गामड़ी। अब फर्स्ट आता है इम्यूनोग्लोबिन G एंड गामा ग्लोबुलिन। तो ये जो इम्यूनोग्लोबिन है वो सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर प्रेजेंट रहेगी सीरम के अंदर, यानी कि 75%, जो कि सबसे ज्यादा कंटेंट है। इसका सीरम के अंदर कंसंट्रेशन रहेगा 5 to 16 mg पर ml। कितना कंसंट्रेशन रहेगा, 5 to 16 mg पर ml। अगर मैं इसके मोलिकुलर वेट की बात करूं, जो हमने पहले लाइट चेन और हेवी चेन के बारे में बात करी, 25,000 डेल्टन और 50,000 डेल्टन, तो इसका जो मोलिकुलर वेट रहेगा वो रहेगा 1,50,000 डेल्टन। उसके कंटिन्यूशन में अगर मैं और बताऊं आपको, तो इसका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रहेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रहेगा इसका 7S, और ये कंटेन करेगा लेस कार्बोहाइड्रेट देन इम्यूनोग्लोबिन। मतलब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम रहेंगे अदर इम्यूनोग्लोबिन के कंपैरिजन में। कौन सी इम्यूनोग्लोबिन की बात कर रहे हैं अपन, इम्यूनोग्लोबिन G की। इट इज प्रीडोमिनेंट इम्यूनोग्लोबिन इन ब्लड, लिम्फ, पेरिटोनियम फ्लूइड, CSF एक्सेट्रा। ये ज्यादातर आपको ब्लड में देखने में मिल जाएगी, पेरिटोनियम में मिल जाएगी, और CSF जो कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, उस फ्लूइड में भी आपको देखने को मिल जाएगी एंटीबॉडी IgG। IgG जो है वो फर्दर 4 क्लासेस में सब डिवाइडेड होती है, IG1, IG2, IG3 और IG4। IgG जो है वो मलेरिया और काला आजर वाली डिजीज में इंक्रीज हो जाती है। कौन कौन सी डिजीज में इंक्रीज हो जाएगी, मलेरिया और काला आजर में। IgG के बारे में याद रखना कि ये वो एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा के थ्रू मदर से फीटस के अंदर ट्रांसफर होगी इन फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ। और ये जो इम्यूनिटी ट्रांसफर हो रही है उसी को कहा जाता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। क्या कहा जाता है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। IgG जो है
वो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का काम करती है, मतलब कि ये जो टॉक्सिन्स की जो टॉक्सिसिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। क्या करती है? टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है। दूसरी एंटीबॉडी की अगर अपन बात करें IgA की, यानी कि अल्फा ग्लोबुलिन, तो डिस्कवर्ड की गई थी थॉमस टॉमेसी के द्वारा। ये सारे इम्यूनोग्लोबिन्स में सेकंड मोस्ट अबंडेंट क्लास है, जो कि कंसिस्ट करती है अप्रोक्स 10 to 13% ऑफ सीरम इम्यूनोग्लोबिन। पिछली वाली जो थी वो 75% के आसपास कंसिस्ट कर रही थी। IgA जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कंसिस्ट करेगी 10 to 13% ऑफ सीरम इम्यूनोग्लोबिन। अगर मैं इसकी सीरम लेवल की बात करूं तो सीरम लेवल जो होगा वो होगा 0.6 to 42 mg/ml। सबका अलग अलग है, अच्छे से याद रखना। इसका जो मोलिकुलर वेट है वो रहेगा 1,60,000 डेल्टॉन और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट सेम रहेगा IgG के, यानी कि 7S। अब जो IgA है वो म्यूकोजल सरफेस में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी ये ज्यादा? म्यूकोजल सरफेस में। अब जैसा मैंने आपको बोला कि इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 1,60,000 डेल्टॉन, ठीक है। लेकिन जब भी ये किसी सिक्रीशन में पाई जाएगी तो इसका मोलिकुलर वेट बढ़ के हो जाएगा 3,85,000 डेल्टॉन। कितना हो जाएगा? 3,85,000 डेल्टॉन। और जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है वो भी बढ़ के हो जाएगा 11S। तो जब तक ये सिंपल है तब तक रहेगा 1,60,000 डेल्टॉन और 7S। जैसे ही ये किसी सिक्रीशन में पाई जाएगी तो कितना हो जाएगा? 3,85,000 डेल्टॉन और कोएफिशिएंट इज 11S। ये सबसे फास्ट मूविंग ग्लोबुलिन होता है। जैसा मैंने आपको बोला था कि ये म्यूकोसा में प्रेजेंट रहेगा, तो उसका मतलब ये था कि ये कोलोस्टम में आपको मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट सिक्रीटिंग मिल्क होता है लैक्टेशन के द्वारा। मतलब कि जब प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर लेबर फर्स्ट टाइम अपने बेबी को फीड करेगी तो वो जो मिल्क होगा वो होगा कोलोस्ट्रम, ठीक है। सलाइवा के अंदर ये मिलेगा। टीयर्स हुआ, नेजल फ्लूइड हुआ, मिल्क की हम बात कर ही चुके हैं, या फिर स्वेट हुआ, या फिर कोई भी ऐसा सिक्रीशन जो कि रेस्पिरेटरी या इंटेस्टाइनल या जेनेटल ट्रैक्ट से आ रहा है, उन सारे जो भी फ्लूइड्स होंगे उन सब में क्या मिलेगा? कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी? IgA। और ये प्रिवेंट करता है कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेंस का, यानी कि ये पैथोजेंस का मल्टीपल होने से बचाता है। IgA के बारे में अगर मैं आगे बताऊं तो ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन का एक्सपोजर होने से बचाता है। किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वही म्यूकोजल मेम्ब्रेन में फ्लूइड प्रेजेंट है। तो जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर एंट्री लेगा, ये उसको क्या कर देगा? किल कर देगा, डैमेज कर देगा, या फिर उसकी एंट्री को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड लोकल इम्यूनिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंट्री इनटू द बॉडी टिश्यू एंड फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसाइटोसिस में भी हेल्प करेगा और किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी टिश्यू के अंदर एंट्री नहीं हो इससे भी रोकेगा। इसी वजह से ये प्रोवाइड करता है लोकल इम्यूनिटी भी। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डाइमर होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आगे आपको पेंटामर देखने को मिलेगा, मैंने आगे डायग्राम के अंदर बता रखा है। नेक्स्ट जो एंटीबॉडी आती है वो आती है IgM। अब जो IgM है वो कंस्टिट्यूट करती है अप्रोक्स 10%, ठीक है। इसके अगर नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन की मैं बात करूं तो 1.2 mg/ml ये मिलेगा, लेकिन इसका जो मोलिकुलर वेट है वो रहेगा 9 लाख डेल्टॉन। कितना है डेल्टॉन? 9 लाख डेल्टॉन। इसका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, 19S। और ये लार्जली आपको ब्लड स्ट्रीम में देखने को मिलेगा अबाउट 80%, ठीक है। तो ये ओनली कहाँ मिलेगा? आपको ब्लड स्ट्रीम में ही देखने को मिलेगा, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो या एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड हो उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए? ओनली ब्लड स्ट्रीम में अबाउट 80%। अब अगर मैं बात करूं IgM के स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर होता है पेंटामर।
कौन सा स्ट्रक्चर होता है? पेंटामर, जो कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। बीच में जो है ज्वाइन हो रहा है तो वो होगा ज्वाइनिंग चेन की वजह से, और मेनली जो बॉन्ड हेल्प में आ रहा है वो आएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, मतलब कि 2 सल्फर बॉन्ड इसमें हेल्प करेंगे। जब भी कोई इन्फेक्शन या इन्फेक्शन की वजह से कोई स्टिमुलेशन होगा तो उसके 7 से 8 दिन के अंदर आपको ये एंटीबॉडी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं IgD की, तो वो डिस्कवर किया गया था डेविड एस रोवे एंड जॉन एल फे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है इम्यूनोग्लोबिन जी के, और वो क्या रिसेंबल करता है? मोनोमर स्ट्रक्चर। क्या रिसेंबल करता है वो? मोनोमर स्ट्रक्चर। ये भी फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, IgD1 एंड IgD2। जैसे कि IgG जो था वो 4 क्लासेस में डिवाइड था, IG1, IG2, IG3, IG4। सेम एज इट इज IgD जो है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये भी फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, IgD1 एंड IgD2। इसके सीरम कंसंट्रेशन की बात करूं तो इसकी सीरम कंसंट्रेशन कम मिलेगी, यानी कि 0.03 mg/ml। इसका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है वो IgG और IgA के इक्वल मिलेगा, 7s। ये प्रेजेंट होता है बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे, और ये हेल्प करता है लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन में। ठीक है, इसी वजह से ये एलर्जिक रिएक्शंस में हेल्प करता है और प्रोटेक्ट करता है पैरासाइट्स और वॉर्म्स के अगेंस्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन ई की, यानी IgE। ये डिस्कवर किया गया था किमिशिक एंड टेरुको इशिज़ाका। इट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि अस्थमा या है फीवर। जो इम्यूनोग्लोबिन ई के बारे में अगर मैं एक्स्ट्रा बताऊं तो कुछ लोग इतने हाइपर सेंसिटिव होते हैं कि अगर रूम के अंदर लाइट जल रही है तो उनको नींद नहीं आती, एक्सेसिव साउंड हो तो वो इरिटेट हो जाते हैं। तो उसके अंदर कहने को ये कहूंगा मैं कि उसके अंदर एंटीबॉडी IgE जो है वो एक्सेस है। ठीक है, और ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के लिए मेन होता है। इट रिसेंबल IgG स्ट्रक्चरली, ये भी स्ट्रक्चर में IgG के सिमिलर रहेगा। अगर इसके मोलिकुलर वेट की बात करें तो इसका मोलिकुलर वेट होगा 1,90,000 डेल्टॉन और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रहेगा 8s। कंसंट्रेशन इसकी सबसे कम मिलेगी आपको 0.0004 mg/ml। It is mostly distributed extracellularly and some part of antibody are produced by plasma cell living in the intestinal and respiratory tract। इजी सा सेंटेंस है, यानी कि ये मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी एक्स्ट्रा सेलुलर में, और कुछ जो एंटीबॉडीज है वो इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो प्रेजेंट रहेगी प्लाज्मा, वो भी इस एंटीबॉडी को बना सकती है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन विथ हेल्प ऑफ मास्ट सेल। ठीक है, मतलब कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी किसके अगेंस्ट में? पैथोजन के अगेंस्ट में, विद द हेल्प ऑफ मास्ट सेल। अब मैं मास्ट सेल की बात करूं तो मास्ट सेल हेल्प करता है वैसोडाइलेशन में। ठीक है, डीग्रेनुलेशन और रिलीजिंग ऑफ द इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, मतलब कि इन्फ्लामेशन को रोकथाम करने के लिए कौन हेल्प करता है? मास्ट सेल। अगर मैं बात करूं रोल ऑफ डिफरेंट इम्यूनोग्लोबिन्स की, तो इसमें फर्स्ट आता है इम्यूनोग्लोबिन जी। तो ये जैसा कि मैंने आपको बोला था सबसे मेजर यही प्रेजेंट रहेगा, तो मैंने लिखा है द मेजर सीरम फॉर्म कंपोनेंट, सबसे मेजर यही प्रेजेंट रहेगा। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड करता है ये, ECF प्लस ICF कुछ भी हो, सबकी ये प्रोटेक्शन करता है। IgM की बात करूं तो ये मैक्रोग्लोबुलिन होता है,
और मेनली प्रोटेक्ट करता है ब्लड स्ट्रीम को। IgA जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये म्यूकस से रिलेटेड सारी चीज़ों में प्रेजेंट रहेगा, लाइक टीयर हो, कोलोस्ट्रम हो या फिर स्वेट हो, ठीक है। तो ये प्रेजेंट रहेगा डोमिनेंटली सिक्रीशंस में। IgD की अगर मैं बात करूं तो इसका रोल मेनली तो है अननोन, लेकिन अगर कुछ कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। IgE की अगर मैं बात करूं तो इन्वॉल्व हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, जो कि हमने लास्ट में भी बात करी थी। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।